चलिए, तो अगला पॉइंट क्या है इसका, पुराने अखबारों पत्रिकाओं आदि की बिक्री, मतलब कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स और पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल्स क्यों बोलते हैं हम पत्रिकाओं को, क्योंकि ये जो पत्रिकाएं होती हैं ये या तो हर हफ्ते आती हैं, या फिर हर 15 दिन में आती हैं, या फिर हर मंथली भी होती हैं और ईयरली भी होती हैं। तो इन पत्रिकाओं को हम पेरियोडिकल्स बोलते हैं, क्योंकि इनका पीरियड, इनके आने का पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो पेरियोडिकल्स बोल दिया इनको अपन ने। अब अखबार और पत्रिकाएं हम खरीदेंगे, सबसे पहले तो खरीदेंगे इनको। जब खरीदेंगे तो क्या होगा, व्यय होगा। इस व्यय को हम क्या मानेंगे, आयगत व्यय। और कहाँ लेके जाके डालेंगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट की तरफ। खर्चा है ये हमारा, सिंपल सी बात। ठीक है, फिर जब ये पुराने हो जाएंगे, पढ़ चुके हैं इनको, अब ये रद्दी बन चुके हैं, इनको अपन को बेचना है, अलग करना है इनको, तो इनको हम क्या करेंगे, बेच देंगे। तो ये क्या है, आय होगी, अपन को थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आय क्या मानी जाएगी, आयगत आय मानी जाएगी। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगी, क्रेडिट की तरफ लिख दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब फिर क्या है, खेल कूद सामग्री की बिक्री, सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। जैसे कि स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है, बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट बैट वगैरह, बॉल और वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब चीज़ें होती हैं। अब जब ये पुराने हो जाएंगे तो उनको बेचेंगे अपन शायद। ठीक है, तो ऐसा नहीं पुरानी हो गई हैं तो अपन ने बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि फट गई है, ख़राब हो गई तो बेच दिया, तो वो तो फेंक जाती है ना। लेकिन अगर थोड़ी बहुत काम की बची हुई है तो उसको हम बेच सकते हैं, पुरानी हो गई है, अपन को नया यूज़ करना है भाई, तो उसको हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है। अब बेचा तो थोड़ी बहुत पैसा मिल सकता है, तो इसको भी हम क्या मानते हैं, आयगत आय मानते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देते हैं, क्रेडिट की तरफ, इनकम की तरफ लिख देते हैं इसको मैं। ठीक है ना। चलिए अब 10th वाला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है मानदेय। मानदेय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑनोरियम। ऑनोरियम। अब एक तरीके से ये सैलरी ही है, लेकिन इसको हम सैलरी बोल नहीं सकते, क्योंकि सैलरी जो है वो कर्मचारी को दी जाती है। लेकिन ये जो मानदेय है ये किसी कर्मचारी को नहीं दिया जाता, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको हम बाहर से बुला रहे हैं और कुछ सेवाएं ले रहे हैं, तो उसको अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मानदेय बोलते हैं। तो एक एनपीओ जो है वो वहाँ पर एक सचिव होगा। ठीक है, किसी न किसी व्यक्ति को एनपीओ का सचिव बना देंगे। सचिव मतलब बाहर का व्यक्ति है, थोड़ा बहुत वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह संभालता है, सीनियर है, नामी ग्रामी व्यक्ति है, उसको अपन ने सचिव बना दिया है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा बहुत पैसा देंगे और वो पैसा हम क्या बोलते हैं, ऑनोरियम बोलते हैं उसको। ठीक है, मानदेय बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में सीधा लिखा आएगा सचिव का मानदेय। ठीक है, तो अपन को इसको क्या मान लेना है, आय व्यय खाते में डेबिट कर देना है। आय व्यय खाते में इसको हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये खर्चा है अपना, और आय व्यय खाते में लिखा है इसलिए आयगत प्राप्ति तो है ही ये। ठीक है, आयगत प्राप्ति है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकारी अनुदान एवं सहायता। लिख लेते हैं, सरकारी अनुदान एवं सहायता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, गवर्नमेंट से जो अपन को ग्रांट मिली है। ठीक है, गवर्नमेंट से ग्रांट जो मिलती है उसको हम सरकारी अनुदान या सहायता बोलते हैं। जो सरकारी स्कूल होते हैं या फिर गवर्नमेंटल हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर सरकार कुछ हेल्प भेजती है। ठीक है, अगर वो हेल्प या फिर मदद, वो जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो ईयरली मिलता है, हर साल मिलता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ये ऐसा लिखा है इनने, पर ईयर। अगर हर साल अपन को मिल रहा है तो ये आयगत माना जाएगा। और कहाँ लिखेंगे इसको अपन, आयगत को, आयगत माना जाएगा।
और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट मतलब इनकम की तरफ इसको अपन लिख देंगे। फिर आगे इसकी एक और कंडीशन है कि अगर ये पैसा अनुदान कार्य विशेष के लिए मिल रहा है तब इसको हम पूंजीगत मानेंगे। मतलब कि पर ईयर नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट से अपन ने बोला, किसी अस्पताल ने बोला कि भैया हमारे लिए यहाँ पर और बेड चाहिए, मतलब कि और बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमें एक बार पैसा भेज दीजिए। या फिर किसी स्कूल ने बोला कि भैया हमें यहाँ पर लाइब्रेरी बनानी है तो उसके लिए पैसा भेज दीजिए। तो ये विशेष काम के लिए जब पैसा आता है ना तो एक बार आता है, ठीक है, बहुत समय के बाद एक बार आता है और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आता है, तब उसे हम क्या करेंगे, विशेष कार्य के लिए जो पैसा आता है तो उसे हम पूंजीगत आय मानेंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी की तरफ। ठीक है, ये तो अपन को पता ही है कि भाई जो भी कार्य विशेष के लिए पैसा आता है ना, विशिष्ट होता है, उसको हम पूंजीगत आय मानते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 12th पॉइंट, सेल ऑफ स्क्रैप मतलब कबाड़ का विक्रय। कबाड़ का विक्रय, अब कबाड़ी वाले को सामान बेचेंगे तो लाखों करोड़ों से तो रुपया मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही मिलेगा। तो उस थोड़े बहुत रुपये को अपन क्या करेंगे, आय व्यय खाते में डाल देंगे। ठीक है ना, आय व्यय खाते में क्रेडिट की तरफ, इनकम की तरफ उसको लिख देंगे आगमगत आय मानकर। फिर नेक्स्ट थोड़ा भारी है, विशेष कोष। चलिए इसको मिटा लेते हैं अपन। अब विशेष कोष को जानने से पहले हम ये तो जान लें कि ये कोष है क्या। विशेष का तो मतलब पता है हमें कि भाई किसी स्पेसिफिक काम के लिए होगा। ठीक है, कोष का मतलब क्या, एक गुल्लक है समझ लीजिए, उसमें हम पैसा डालते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए, और वो पैसा जो है वो विशेष कार्य में ही खर्च करते हैं, नहीं तो रखा रहने देते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने अलग से पैसा या फिर अलग से एक बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, उसमें हम केवल स्पेसिफिक काम के लिए ही पैसा डालते हैं। अगर वो पैसे की ज़रूरत हमें पड़ती है उसी विशेष कार्य के लिए तो निकालते हैं, नहीं तो पड़ा रहने देते हैं, कम से कम ब्याज तो मिलता रहेगा उस पर। ठीक है, अब विशेष कोष में क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि इसमें देख लीजिए आप, विशेष कोष में खेल कूद का कोष भी होता है, पुरस्कार कोष भी होता है, मैच कोष होता है, मरम्मत के लिए कोष होता है। मतलब बिल्डिंग है, ये पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं केवल बिल्डिंग की मरम्मत के लिए, हम ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं केवल मैच खिलवाने के लिए, हम ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं केवल और केवल काय के लिए, पुरस्कार बांटने के लिए। ठीक है, मतलब कोई ना कोई कंपटीशन हम करवाते रहते हैं और उसमें पुरस्कार बांटने के लिए हम ये फंड का उपयोग करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 प्रकार के फंड अलग अलग बना सकते हैं अपन। अब क्या होता है कि इसको हमें आय व्यय खाते में नहीं दिखाना है, इसको हमें दिखाना कहाँ है, बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट होगी अपनी, बैलेंस शीट में ये होगी लायबिलिटी की साइड अपनी, ये होगी एसेट की साइड। लायबिलिटी की तरफ यहाँ पे दिखेगा अपन को विशेष कोष, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पर पूंजी कोष होता है ना, पूंजी कोष होता है, नीचे यहाँ पे अपन को दिखेगा विशेष कोष। मान लीजिए कि विशेष कोष में 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, ये विशेष कोष हमने किस लिए बनाया है, ये मैच कोष है। ठीक है, मतलब कि इसमें हम क्या करवाने वाले हैं, इस पैसे से केवल और केवल मैच खिलवाने के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं हम, और कहीं भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, हम खर्च करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि सबसे पहले आय हुई हमें, कैसी, हमने जो मैच खिलवाया उसमें ऑडियंस को बुलाया तो उनसे हमने टिकट का पैसा वसूला है। ठीक है, तो वहाँ से हमें इनकम हुई है कितने की, 70,000 रुपीज़ की इनकम हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास 1,70,000 रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। अब 1,70,000 में से कुछ खर्च हुए पैसे मैच खिलवाने के लिए। ठीक है, टीम को भी दिया जाएगा कुछ बहुत पैसा, टेंट लगवाया, ग्राउंड साफ़ किया, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, वो सब खर्चे मिला के हमें 1,50,000 रुपये का खर्च हो गया हमारे पास से। तो 20,000 रुपये ये बचे हैं अभी हमारे पास कोष में।
ये हम जाके यहाँ पर बाहर लिख देते हैं इस तरीके से, ये बैलेंस शीट, ये बाहर 20,000 रुपये अपन ने ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, कोष में जो पैसा है वो तो बैलेंस शीट में लिखा ही है, लेकिन उसी कोष में अगर और कुछ आय की वजह से पैसा आता है, इसी मैच की वजह से कोई आय होती है तो इसी कोष में जोड़ेंगे। अगर इसी मैच की वजह से अगर कुछ व्यय होते हैं तो इसी कोष में से घटाएंगे, और बाकी जो बचा पैसा है वो कितना, 20,000 रुपये कोष बचा है। ठीक है, हमें अभी तक आय व्यय खाते में कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन अब करेंगे क्या, अगर हमें मैच खिलवाना था और हमने खिलवा दिया, हमारा उद्देश्य ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, अब ये कोष हमें यहाँ से ख़त्म करना है, हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। उद्देश्य पूरा होने के बाद भी हमारे कोष में 20,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब ये जो 20,000 हैं ये हमारी आय मानी जाएगी। कौन सी? आयगत या आगमगत आय मानी जाएगी, और आय व्यय खाते में हम इसको क्रेडिट की तरफ लिख देंगे। लेकिन कंडीशन पलट भी सकती है। क्या? ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये उद्देश्य पूरा होने के बाद कुछ पैसा ना बचे, बल्कि और ज़्यादा खर्च हो गया हो, मतलब कि व्यय हमारे 170 से भी ऊपर, मतलब कि 190 हो गए। मतलब ये हुआ कि हमें मैच खिलवाने की वजह से 20,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, फंड कोष था, फंड था, पैसा आया भी, पैसा गया भी, लेकिन आया जितना या फिर फंड जितना था उससे ज़्यादा चला गया, खर्च हो गया, तो हमें हो गया लॉस। वो लॉस जो है, वो नुकसान जो है, ये कोष बंद करते समय उस नुकसान को हमें कहाँ पहुँचा देना है? आय व्यय खाते में, और आय व्यय खाते में डेबिट की तरफ उसको हम दिखा देंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारा नुकसान है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखें। एक चीज़ और ख़ास इम्पोर्टेंट, अगर ये 1 लाख पड़े हुए हैं हमारे पास, 2-3 महीने बाद मैच खेलेगा, तब हम उसका इस 1 लाख का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये 1 लाख रुपए हम बैंक में डाल देते हैं, तो ये 1 लाख रुपए जो हैं वो अभी तक हमारे पास कैश में पड़े होंगे, एसेट की तरफ इस तरीके से दिखा रहे होंगे हम इसको कि भाई ये इतने का 1 लाख का दायित्व है, तो 1 लाख की संपत्तियां भी तो होंगी कैश में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कैश को उठा के कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया, एफडी बना दी। अब बैंक में जैसे ही इसको जमा किया, एफडी बना दी 3 महीने के लिए, तो हमें ब्याज भी मिलेगा, है ना। जो बैंक है वो हमें ब्याज भी देगा। समझ लिए 10% ब्याज उसने दे दिया, मान लो कि 10% ब्याज उसने दे दिया, तो ये जो 1 लाख हैं, अब ये 1 लाख की जगह हो जाएंगे 1,10,000 रुपये। और ये जो 10,000 का ब्याज हमें मिल रहा है, इस ब्याज को कहाँ लेके जाना है हमें? आय व्यय खाते में? नहीं, इस ब्याज को भी हम यहीं आय लिख के जोड़ देंगे। समझ में आई बात? मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि विशेष कोष जब होता है तो उसमें जो भी इनकम होती है वो तो ऐड होती ही है, साथ में उसके इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम होती है तो वो इनकम भी ऐड होती है, और अगर कुछ व्यय होते हैं तो उसी में से माइनस होते हैं। हाँ, जब कार्य पूर्ण हो जाता है, उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, पूरा होने के बाद जब हम कोष को यहाँ से हटाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तब हम फाइनली देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो आय व्यय खाते में क्रेडिट की तरफ लिख देते हैं, और अगर लॉस हो रहा होता है तो कहाँ लिख देते हैं अपन? आय व्यय खाते में डेबिट की तरफ लिख देते हैं। बात समझ आई? अब हमें ये नीचे कुछ सामान्य नियम दिए हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अब हमें फाइनली जाके आय व्यय खाता पढ़ना है, तो इसको हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।